वॉर का सीजन चल रहा है तो इस सिलसिले में क्यों ना आपको एक और वॉर की कहानी सुनाई जाए। क्या आपको पता है दुनिया की पहली मॉडर्न वॉर कहाँ हुई? नहीं तो आए पता करते हैं। एटीन 1853 में शुरू होने वाली क्राइमियन वॉर, जिसे दुनिया की पहली मॉडर्न वॉर भी कहते हैं, वो इस ही क्राइमियन पेनिनसुला में हुई जहां आज रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये जंग ज़ारिस्ट रशियन एम्पायर और टर्किश ऑटोमन एम्पायर के बीच हुई, जिसे बाद में ऑटोमन एम्पायर का साथ देते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और स्लोवेनिया ने भी रशिया के खिलाफ ज्वाइन किया। 19th सेंचुरी का कोई कॉन्फ्लिक्ट और ब्रिटेन और फ्रांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर क्या आपको अंदाजा हुआ कि रशिया और वेस्ट के बीच ये जो हॉस्टिलिटी है, ये कोल्ड वॉर से नहीं बल्कि उससे भी पीछे से चली आ रही है। और इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों है। खैर, बैक टू द क्राइमियन वॉर। तो इस जंग को मॉडर्न वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ब्रॉडली इन 5 चीजों का। इस जंग में पहली बार राइफल्स यूज हुई जिनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत मैसिव स्केल पे हुई। इस जंग में पहली बार आर्मर्ड असॉल्ट वेसल्स यूज हुए, मींस शिप्स दैट कैन बॉम्ब द एफ आउट ऑफ द एनिमी, मतलब वो शिप्स जिनमें तोपें लगी हों। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए पहली बार किसी जंग में टेलीग्राफ यूज किया, जिससे उन्होंने क्राइमिया से अपने हेडक्वार्टर्स पेरिस कम्युनिकेट किया और अपने असला और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल रोड लाइन्स बनाई, जो कि पहली बार किसी जंग में देखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हिस्ट्री की पहली फोटोग्राफ वॉर है जिसमें ब्रिटिश फोटोग्राफर गिलबर्ट एलियट को ब्रिटिश रॉयल फोर्सेस ने कमीशन किया ताकि वो रशियन फोर्ट्स की तस्वीरें ले सकें। यूं रिकॉर्ड हुई तारीख की पहली वॉर फोटो। लेकिन रॉजर फेंटन वो मशहूर नाम है जो खास तौर पर क्राइमियन वॉर की फोटोग्राफी के हवाले से मंजर आम पर आया। 1855 में उनकी ली गई ये फेमस फोटो, जिसे द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ के नाम से पजीराई मिली, ये आज भी वॉर फोटोग्राफी का एक हॉलमार्क है। भाई, जंग कैसे शुरू हुई वो बताओ। तो वो इस तरह के 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर बिस्तर मर्ग पे थी, यानी आखिरी सांसें ले रही थी, और इस तरह दुनिया पे उसका इन्फ्लुएंस भी कमजोर पड़ता जा रहा था और आसपास की एम्पायर्स इस बात को अच्छे से समझ गई थी। यही वजह है कि इसे द सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद ऑटोमन्स के कंट्रोल में एक अहम शहर था जिसका नाम था जेरूसलम, जो क्रिश्चियंस के लिए भी होली सिटी है। और उस वक्त क्रिश्चियंस में भी 2 मेजर मौलवी ग्रुप्स थे, यानी ऑर्थोडॉक्स मौलवी और कैथलिक मौलवी, और दोनों ही साहिबान का इस बात पर फट्टा चलता था कि होली साइट्स की देखभाल किसके कब्जे में आएगी, क्योंकि ऑटोमन्स ने उन्हें ये इख्तियार दिया हुआ था कि वो अपनी इबादत गाहों की देखभाल खुद कर सकते हैं। अब ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक चर्चेस किस तरह अलग हुए, इसको समझने के लिए हमें द ग्रेट स्किज्म समझना पड़ेगा, और वो हम किसी और एक्सप्लेनर में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि 11th सेंचुरी में ये दोनों चर्चेस अलग हुए, समवॉट लाइक शिया सुन्नी इन मुस्लिम्स। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो होली साइट्स की देखभाल को लेके कुछ वायलेंस हुआ, जिसमें एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट का कत्ल हो गया। तो रशिया, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की आबादी रखता है, उसके जार निकोलस I ने अपने सफीर को ऑटोमन एम्पायर के रूलर अब्दुल मजीद I के पास भेजा और ये पैगाम भिजवाया कि जेरूसलम की होली साइट्स की देखभाल की जिम्मेदारी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को दी जाए। दूसरी जानिब फ्रांस के एम्परर नेपोलियन III, जो कि कुछ सालों पहले बैटल ऑफ वाटरलू में होने वाली नेपोलियन I की शिकस्त, जिसने फ्रांस की दुनिया भर में बहुत बेइज्जती करवाई थी, उससे फ्रांस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और फ्रांस के ग्रैंडियोर स्टेटस को दोबारा बहाल करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए एक मौका देखा जब उन्होंने अपने एम्बेसडर को सुल्तान अब्दुल मजीद I के पास भेजा और कहलवाया कि कैथलिक प्रीस्ट के हाथों में जेरूसलम की होली साइट्स की देखभाल सुपुर्द कर दी जाए। फ्रांस भले वाटरलू में शिकस्त खा गया था, मगर फिर भी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में ऑटोमन से बहुत आगे था, इसीलिए सुल्तान इस पे राजी हो गया। ये देख के जार निकोलस की हट गई और उसने सुल्तान अब्दुल मजीद से कहा कि ब्रो, क्या तुम भूल गए 1757 और 1774 में हमारी तुम्हारी ट्रीटी हुई थी कि होली साइट्स की देखभाल की जिम्मेदारी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को दी जाएगी। तो इस पर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, हाँ ऐसा ही था, और भाई नेपोलियन, हमारी तो रशिया के साथ पहले से ट्रीटी चल रही थी, सो सॉरी। इस पे नेपोलियन III ने कहा कि ऐसे कैसे,
और एक गन बोट ब्लैक सी में भेजी, जिसे देख के ऑटोमन सुल्तान ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, हुजूर जैसा आप चाहें। और बस फाइनल हो गया, कैथलिक्स ही इन होली साइट्स की देखभाल करेंगे। इसके जवाब में निकोलस वन ने कहा कि ये तो हमें हल्का ले रहे हैं, तो भाई फिर ये लो। और टर्किश कंट्रोल्ड प्रिंसिपैलिटीज मोल्डाविया और वोलाचिया, जो आज के रोमानिया का हिस्सा हैं, उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया। इसके जवाब में टर्की ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब जज्बात में आके टर्की ने वॉर तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन रशियन एम्पायर ऑटोमन टर्किश एम्पायर से वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थी। तो अब शुरू होता है ब्लैक सी में बैटल ऑफ साइनॉफ, जिसमें रशियन वॉर बोट्स ने टर्किश सोल्जर्स पर वो कहर बरसाया जिससे वो संभल ना सके। तकरीबन 2000 से ज्यादा टर्किश ऑफिसर्स जा बहक हुए और ये टर्की को एक हैवी लॉस था। फ्रांस ने कहा चलो कैथलिक्स को तो छोड़ो, उससे बड़ी वजह यह है कि अगर रशिया ने टर्की को इन्वेड कर लिया तो हमारे लिए थ्रू मेडिटेरेनियन सी ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम कैसे भूल सकते हैं कि रशिया भी उस अलायंस का पार्ट था जिसने फ्रांस के नेपोलियन वन को बैटल ऑफ वाटरलू में शिकस्त दी थी। तो बदला लेने का भी वक्त आ गया। इस सब के बीच यूरोप के दूसरी जानब बैठी ब्रिटिश एम्पायर भी ये सोच रही थी कि अगर रशिया ने टर्की को इन्वेड कर लिया तो हमारे ट्रेड रूट का क्या होगा, कैसे हम मिडिल ईस्ट और इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, कैसे। बस इसी सोच ने ब्रिटेन और फ्रांस को कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक कर दिया और दोनों ने अपनी पब्लिक से कहा कि देखो रशिया क्या कर रहा है, इसे रोकना होगा। इस ट्रेंड ने आगे जाके द व्हाइट मैन्स बर्डन का नाम इख्तियार किया, जो आज तक चला रहा है। खैर, तो रेफरेंडम का नतीजा वही आया जो हर अमेरिकन इन्वेजन के रेफरेंडम का आता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने टर्की का साथ देते हुए रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। निकोलस इवन इस वक्त तक सुलह करना चाहता था क्योंकि वो ये जानता था कि रशियन फोर्सेस ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस के अलायंस का मुकाबला नहीं कर सकती ड्यू टू देयर टेक्नोलॉजिकल एज। मगर फिर हुआ ये कि सितंबर 1854 में 30,000 फ्रेंच सोल्जर्स, 26,000 ब्रिटिश ट्रूप्स और 4,500 टर्किश फोर्सेस एक साथ क्राइमियन पेनिनसुला में लैंड की, जहां उनका मकसद था रशिया की एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी सेवेस्टोपोल को अपने कब्जे में लेना, जो रशियन ब्लैक सी फ्लीट की एक अहम नेवल बेस भी था। तो सेवेस्टोपोल के हुसूल की जंग, जो अलाइड फोर्सेस के एस्टिमेशन के हिसाब से तकरीबन 3 माह तक जारी रह सकती थी, वो 1 साल से भी ज्यादा अरसे तक चली। सेवेस्टोपोल बहुत हैवीली गार्डेड सिटी थी क्योंकि रशिया के ब्लैक सी में एक्सेस का बस यही एक जरिया था। सेवेस्टोपोल की सीज के दौरान बहुत सारे फियर्स बैटल्स हुए, जिनमें से एक था बैटल ऑफ बलाक्लावा। बलाक्लावा में मौजूद हार्बर अलाइड फोर्सेस के लिए बहुत क्रूशल था क्योंकि यहाँ से उनकी सप्लाई लाइन कनेक्टेड थी और रशियन कैवलरी ने इस पर अटैक करके इसको तबाह करने की कोशिश की, जिसे 93rd हाईलैंड ब्रिटिश रेजिमेंट ने डाइवर्ट कर दिया। ये जीत अलाइड फोर्सेस के लिए बहुत हौसला बख्श साबित हुई क्योंकि 800 सोल्जर्स पर मुश्तमिल ये रेजिमेंट, जिसके पास ना तो कोई हॉर्स था ना कोई गाड़ी, वो ऑन ग्राउंड सिर्फ राइफल्स से अपना दिफा कर रहे थे। उन्होंने अपने कमांडर फील्ड मार्शल सर कॉलिन कैंपबेल के ऑर्डर के मुताबिक एक लाइन बना ली थी और तब तक रशियन हॉर्समैन पर फायरिंग की जब तक वो वापस ना लौट गए। इसे तारीख में कैंपबेल्स थिन रेड लाइन ऑफ इन्फेंट्रीमैन के नाम से आज भी याद किया जाता है। इस मुआरके के बाद रशियन ट्रूप्स के हौसले तो पस्त हुए, मगर ब्रिटिश फोर्सेस ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया जिससे इसका असर कम पड़ गया। रशियन फोर्सेस से अपनी कब्जा की हुई मुख्तलिफ आर्टिलरीज छुड़ाने के लिए ब्रिटिश फील्ड मार्शल लॉर्ड रैगलन ने एक और कैवलरी यूनिट द लाइट ब्रिगेड को ऑर्डर दिया कि वो इस काम को सरअंजाम दें, मगर वो एक रॉन्ग जजमेंट करके उस आर्टिलरी को छुड़ाने पहुंच गए जो रशियन ट्रूप्स की जेरे निगरानी हैवीली डिफेंडेड थी। तो जब वो उस आर्टिलरी के पास पहुंचे, जो कि एक वैली में मौजूद थी, रशियन फोर्सेस ने चारों तरफ से उन पे फायर खोल दिए। इससे 670 सोल्जर पर मुश्तमिल इस ब्रिगेड के 110 फौजी हलाक हुए और 160 जख्मी हुए। तकरीबन 375 हॉर्सेस को भी रशियंस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये एक हैवी ब्लो था अलाइड फोर्सेस के लिए। रॉजर फेंटन ने इसी वैली की वो मशहूर जमाना फोटोग्राफ की ली थी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। रशियन फोर्सेस ने इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की और ब्रिटिश फोर्सेस पर एक और अटैक किया, जिसके बाद शुरू हुआ द बैटल ऑफ इनकरमैन, जहां मौसम की गलत एस्टिमेशन ने रशियन फोर्सेस को मरवा दिया।
ये बैटल थिक फॉग में लड़ा गया, जहां रशियन फोर्सेस को ब्रिटिश सोल्जर्स के तादाद में ज़्यादा होने का अंदाज़ा ना हो सका, और इस तरह रशिया ने अपने 12,000 सोल्जर्स गंवाए और 2500 ब्रिटिश और 1700 फ्रेंच सोल्जर्स भी मारे गए। क्राइमियन वॉर वो जंग है जिसमें मॉडर्न नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल मंजर आम पर आई, जब कॉलेरा डिजीज ब्रिटिश सोल्जर्स में फैल गई, और उनकी फर्स्ट एड और बीमारी के कॉज की आइडेंटिफिकेशन ने सोल्जर्स को रिकवर करने में मदद दी। इस जैसी कुछ और फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार बैटल ऑफ मलाकूफ में रशियन एम्पायर को हतमी शिकस्त हुई, जब मलाकूफ रिडाउट, जो सेवेस्टोपोल के डिफेंस में एक इम्पॉर्टेंट फोर्टिफिकेशन थी, उसे फ्रेंच फोर्सेस ने फतह करके अपना झंडा लहरा दिया, और इस तरह अख्ताम हुआ सेवेस्टोपोल के हुसूल के लिए जारी रहने वाली 1 साल लंबी जंग का। और आखिर में रशियंस ने कहा कि ब्रोज, हम सब कुछ कर सके, लाइक यू गाइस आर रियली रियली टफ, तो आओ फिर बैठ के बात करते हैं। और फिर इस तरह रशिया ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की, जिसके नतीजे में रशिया को कब्जा की हुई टेरिटरीज वापस करना पड़ी और ब्लैक सी को डीमिलिटराइज करना पड़ा, अपनी ब्लैक सी फ्लीट को ख़त्म करके। रशियन और ऑटोमन एम्पायर दोनों ने ही इस जंग का बहुत नुकसान उठाया, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 में दोनों दोबारा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आके दोनों ही ख़त्म हो गई। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि निकोलस को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में रशिया ब्रिटेन और फ्रांस से काफ़ी पीछे है, इसीलिए वो सुलह पर आमादा था और चाहता था कि चीज़ें सेटल्ड हो जाएं। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ये चाहते थे कि वो रशिया को वो ह्यूमिलेटिंग डिफीट दें जिसके बाद वो रिकवर ना कर सके, ताकि कोई और पावर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में उनका मुकाबला ना कर सके, और ख़ास करके उनके ट्रेडिंग राउट्स के लिए ख़तरा ना बने। इसी जंग ने रशियंस में भी वो सेंटिमेंट्स पैदा किए कि किस तरह उनकी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट को चारों तरफ से खतरात लाक हैं, और इससे निपटने के लिए उन्हें अपनी सोसाइटी को कम्प्लीटली मॉडर्नाइज करना होगा, ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ टो टू टो खड़े हो सकें और कभी दोबारा ऐसी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस बात का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि ज़ार निकोलस के बेटे ग्रैंड ड्यूक कॉन्स्टेंटीन ने ये तारीखी अल्फाज कहे कि हम खुद को अब मज़ीद धोखे में नहीं रख सकते। हमें अब ये करार कर लेना चाहिए कि हम सफ़े अव्वल ताकतों के मुकाबले कमज़ोर हैं और गरीब भी हैं, और गरीबी सिर्फ मटेरियल एतबार से नहीं बल्कि जहनी एतबार से भी है, ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स में। मैं इस एक्सप्लेनर का अख्ताम करूंगा विंस्टन चर्चिल के उस मशहूर ज़माना कोट से, जो उन्होंने रशिया के हवाले से अपनी 1939 की फेमस स्पीच में कहे कि रशिया इज़ अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। मतलब रशिया को कोई नहीं समझ सकता। मगर उन्होंने अपनी ही बात का जवाब देते हुए आगे ये कहा कि परहैप्स देयर इज़ अ की टू इट, एंड दैट की इज़ रशियन नेशनल इंटरेस्ट। रशिया के लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने देखा कि हिस्टोरिकली वेस्ट के बार बार उसे तोड़ने के बावजूद रशिया टाइम एंड अगेन एक पावर के तौर पर उभर के सामने आया, ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह गार्ड कर सके और क्राइमियन वॉर के डिजास्टर को दोबारा ना दोहराए। आखिर में शाउट आउट टू माय फ्रेंड वलीद, जिन्होंने मेरे लिए वॉरबोट एनिमेशंस बनाई। सो थैंक यू वलीद। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो गाइज गो चेक इट आउट। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि यू डोंट मिस दी अपकमिंग वीडियोस। और अगर आप अभी तक रशिया यूक्रेन की क्राइसिस को समझने में नाकाम रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखें। और अगर आप क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि नेपाल में मुसलमानों की 500 साल तारीख को आज कैसे इस्लामोफोबिया का खतरा है, तो मेरी इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।